नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार में आज सबसे पहले बात उस खबर की जो कोरोना से युद्ध में हमारे देश को थोड़ा हौसला देने वाली है। पिछले एक हफ्ते से संक्रमण के आंकड़ों में जिस तरह से कमी आ रही है, उससे ये साफ दिख रहा है कि या तो कोरोना का पीक आ चुका है या फिर पीक कोरोना का आने वाला है। कई राज्य ऐसे हैं जहां संक्रमण की दर काफी हद तक कम हुई है। ये संक्रमण की दर खतरनाक स्तर पर थी और इसीलिए कोरोना का ऐसा तूफान अप्रैल से लेकर आधी मई तक हमने देखा जिसमें हजारों लाखों परिवार तबाह हो गए। कैसे कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ रही है और कैसे अब भी हमें पूरा सावधान रहना है, किसी तरह की कोई लापरवाही हमें नहीं करनी है, ये आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं। कोरोना से जो तबाही 1.5 महीने से देश ने देखी, जो त्रासदी 1.5 महीने से देश पर बीती है, जो महासंकट घर घर तक पहुंच गया, जिस महायुद्ध में पूरा देश फंस गया, उस महायुद्ध में पिछले एक हफ्ते के आंकड़े इसलिए देश को थोड़ी हिम्मत देने वाले हैं क्योंकि कोरोना के डेली नए केस का 7 दिन का औसत लगातार 7 दिन से कम हो रहा है। 8 मई को यह आंकड़ा 3,91,000 पर था, जो 15 मई को घटकर 3,54,000 पर पहुंच गया। यानी पिछले एक हफ्ते से नए केस के 7 दिन की औसत रफ्तार 50,000 तक कम हो गई। लेकिन सिर्फ यही एक आंकड़ा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। इसका एक संकेत देश में कम होते पॉजिटिविटी रेट से भी मिल रहा है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब यह है कि हर 100 टेस्ट में कितने लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। 10 मई को 14,74,000 टेस्ट में 3,66,000 लोग पॉजिटिव मिले, यानी पॉजिटिविटी रेट करीब 25% के खतरनाक स्तर पर था। लेकिन 16 मई को 18,33,000 टेस्ट में 3,11,000 लोग पॉजिटिव मिले। पॉजिटिविटी रेट 16.76% रहा, यानी 10 से 16 मई तक पॉजिटिविटी रेट 25% से घटकर 17% के नीचे पहुंच गया। इससे पता चलता है कि संक्रमण की रफ्तार कुछ कम हो रही है। ये उन राज्यों में भी दिख रहा है जो अप्रैल के पहले हफ्ते से लेकर मई के पहले हफ्ते तक सबसे ज्यादा कोरोना के तूफान की चपेट में थे और जहां कोरोना ने बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाई। महाराष्ट्र में जहां पहले 55,000 60,000 नए केस आ रहे थे, वहां पर रोजाना के नए केस 40,000 के नीचे पहुंच गए। पॉजिटिविटी रेट एक हफ्ते में 22% से घटकर 17% पर पहुंच गया। दिल्ली में जहां अप्रैल में 25 से 28,000 नए केस आ रहे थे, वहां अब रोजाना के केस 6,500 तक पहुंच गए और पॉजिटिविटी रेट भी 10% तक आ गया है। यूपी सरकार का दावा है कि वहां पॉजिटिविटी रेट 22% से घटकर 5% के नीचे पहुंच गया है। मध्य प्रदेश का दावा है कि वहां पॉजिटिविटी रेट 24% से घटकर 11% के नीचे पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में आज जो मैंने आपको बताया है 10,600 पॉजिटिव केस आज आए हैं और जो हमारे पास एक्टिव केस थे यूपी के अंदर, लगातार उसमें कमी हुई है। हमारे प्रदेश की वर्तमान में जब ये पीक में था, पॉजिटिविटी रेट लगभग 22% तक गया था, आज घट करके 5 से नीचे है। CFR हमारा 1% के आसपास अभी भी बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की एक सामान्य स्थिति जो आपके सामने मुझे रखनी थी, ये सामान्य स्थिति है। लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को हम नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। कल 7,106 नए पॉजिटिव केस आए और 12,345 स्वस्थ होकर गए। नए केस आने में और स्वस्थ होकर घर जाने में 5,000 का अंतर है, जो एक सुखद संकेत है। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 6,500 केसेस आए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 1% और कम हो गया है। 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है, जो कल 11% था। केसेस 6,500 आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले एक हफ्ते में और ज़्यादा रिकवरी होगी, तो
मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे दिल्ली जो है वो ट्रैक पे आती जा रही है। लेकिन संक्रमण की रफ्तार कुछ कम होने और नए केस घटने से ही राहत की सांस नहीं ली जा सकती, क्योंकि अगर कुछ राज्यों में ये मान भी लिया जाए कि कोरोना की पीक एक तरह से दिखने लगी है, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां लगातार केस बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिन में सबसे ज्यादा दिल्ली में 39% नए केस कम हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 31%, यूपी में 29%, बिहार में 27%, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 21% और झारखंड में 20% नए केस कम हुए हैं। लेकिन इसी दौरान नए केस बढ़ने वाले राज्यों में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 32%, हिमाचल में 30%, असम में 20%, पश्चिम बंगाल में 12%, ओडिशा में 12%, पंजाब में 11% नए केस बढ़े हैं। इसलिए कहीं पर कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, ना ही कोई बेफिक्री होनी चाहिए। फिर चाहे किसी राज्य में भले ही केस कम हो रहे हों या पीक आने के संकेत मिल रहे हों। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की पहली सुबह का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसे लॉकडाउन नहीं कहा है, रेस्ट्रिक्शंस कहा है, लेकिन जो मूवमेंट है व्हीकल्स की, इसके अलावा लोगों की, उस पर रेस्ट्रिक्शन है सिवाय इमरजेंसी सर्विसेज की। 7 से 10 सुबह के जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं, सब्ज़ी बेचने वाले हैं, उन सबको खुला रहने की इजाज़त दी गई है। लेकिन जो लोग बाहर निकले हैं उनको सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है, जहाँ पुलिस हर जगह तैनात की गई है। खास तौर पर जो मुख्य चौराहे हैं, मुख्य सेक्शन है, वहां पर पुलिस लगातार नजर रख रही है। कोरोना के इस तूफान के जाते जाते अभी कितना टाइम लगेगा ये कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि केस कम होने के बावजूद अलग अलग राज्य सतर्क हैं। राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया गया। चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाकर 24 मई कर दिया गया है। हरियाणा में भी 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। यूपी में भी 24 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। एमपी में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे 14 जिलों में लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ गया। बिहार में लॉकडाउन अब 25 मई तक है और सख्ती भी बढ़ा दी गई है। ये बात लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना के इस तूफान को रोकना है तो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से संक्रमण की चेन तोड़ना होगा। लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था। उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। एक बात सर्वसामान्य सब ओर से आने लगी है, जनता की ओर से भी कहा जाने लगा है कि थोड़ी सख्ती कुछ दिन और रखनी चाहिए, क्योंकि भी डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। तो इसलिए अभी इसको उसी स्थिति में जैसे चल रहा है 1 सप्ताह के लिए इसको और आगे बढ़ाया जाता है। 24 तारीख प्रातःकाल 6 बजे तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। और इसी के बीच ध्वस्त मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा। साथ ही साथ तेज रफ्तार से ज्यादा आबादी को टीके लगने होंगे। इस 3 पॉइंट फॉर्मूले से कोरोना के तूफान से लड़ा जा सकता है। लॉकडाउन से केस कम करने और अस्पतालों पर दबाव कम करने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ये कोरोना से लंबी लड़ाई है, क्योंकि संक्रमण का खतरा अब गांवों तक पहुंच गया है और आगे तीसरी लहर का भी आना तय है। इसीलिए कोरोना से जंग में अभी थमने का वक्त नहीं, न राहत की सांस लेने का वक्त है। वो गलतियां अब नहीं की जा सकती जो दूसरी लहर से पहले की गई थी। आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में भले ही हमें कुछ उतार देखा जा रहा है, भले ही नए केस हफ्ते के हिसाब से औसतन कुछ कम अवश्य हो रहे हों, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी बहुत परेशान करने वाला है। 7 दिन के औसत आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 350 मौतों का था। 30 अप्रैल को यह आंकड़ा 3500 के पार पहुंच गया और 11 मई को यह आंकड़ा 4200 को पार कर गया। 15 मई को यह आंकड़ा 4000 के आसपास था। यानी मई के 15 दिन में नए केस भले कम हुए हों, लेकिन कोरोना से मौतें बिल्कुल भी कम नहीं हुई हैं। पूरे अप्रैल में कोरोना से भारत में करीब 49,000 लोगों की मौत हुई और मई के 15 दिन में अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। और इसीलिए अभी हमें और आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर ये मान भी हम लें
कि दूसरी लहर की पीक आ गई है या फिर आने वाली है, तो फिर भी इस लहर को जाते जाते अभी बहुत टाइम लगेगा। इसे पहली लहर से ही आप और हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे पहली लहर में जब पिछले साल सितंबर में हर रोज नए केस 97-98 हजार तक पहुंच गए थे, तो इन्हें 11-12 हजार केस के स्तर तक आने में 4 महीने लग गए थे। इस बार हर रोज के केस 3 लाख से ऊपर आ रहे हैं, तो इन्हें कम होते होते कितना टाइम लगेगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर शक्तिशाली है, जिस तरह से इसने तबाही मचाई है, उसमें इस लहर को कम होते होते कम से कम जुलाई तक का समय भी लग सकता है। और इसीलिए भले ही कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई हो, भले ही केस कम हुए हों, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम बेफिक्र हो जाएं, चिंता करना छोड़ दें या फिर वैसी ही गलती करें जैसी हमने दूसरी लहर के पहले की थी। तभी तो तीसरी लहर हमारे सामने खड़ी है और इसीलिए हमें किसी भी स्थिति में अभी राहत की सांस बिल्कुल नहीं लेनी है, अपनी तैयारियों को बढ़ाते रहना है, क्योंकि तीसरी लहर से पहले एक बहुत बड़ा संकट गांवों का भी है। कोरोना का खतरा अब हमारे गांव में पहुंच चुका है। गांवों में संक्रमण को रोकने के लिए आज नई गाइडलाइंस आ गई हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे गांवों को कोरोना से हमें बचाना है, क्योंकि जब शहरों में हेल्थ सिस्टम ध्वस्त हो गया तो गांवों में तो पहले से ही हेल्थ सिस्टम ना के बराबर है। बुखार आ रहा था, फिर उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था और फिर बुखार में उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर हमने ऑक्सीजन ढूंढा, एक सिलेंडर मिला, वो 3-4 घंटे चला, उसके बाद सिलेंडर नहीं मिला। फिर हम अस्पताल लेके गए प्यारलाल में ये टेस्ट कराओ, ये कराओ, फिर ऑक्सीजन नहीं मिली। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आप देखिए कि यहाँ बाकायदे लिखा तो है कि अम्हेड़ा आदिपुर पीएचसी स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसके सामने की स्थिति आप देखिए, चारों तरफ यहाँ बड़ी बड़ी घास दिखाई पड़ रही है और ना तो यहाँ पर ताला खुलता है, ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके से डॉक्टर बैठते हैं। गांव की जिस तरीके की सिचुएशन है, ऐसे में साफ होता है कि अगर गांव के पीएचसी सेंटर सही तरीके से काम कर रहे होते तो गांव में जो मरीज कोरोना संक्रमण या कोरोना जैसे लक्षण उनको दिखाई पड़ रहे हैं, वो लोग शहर को न जाते और शहर में जाकर के उनको इलाज के लिए तड़पना नहीं पड़ता। यहाँ गांव की स्थिति ये है कि इतनी बड़ी बड़ी घास इस
हॉस्पिटल में जो कि गांव के लिए बनाया गया है और गांव के लोगों के लिए बनाया गया है वो कभी भी खुलता नहीं है और यहाँ इलाज के लिए किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। राजधानी लखनऊ कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। सिर्फ एक ही गांव पिंडारा में लगभग 15 लोगों की मौत हो गई। सभी को कोरोना से मिलते जुलते लक्षण थे। गांव वालों का दर्द और बेबसी सुनी। अभी सर 4 ही 5 दिन हुए थे, मतलब 3-4 दिन पहले मामा यहाँ गए थे, वहाँ से आए थे 5-6 तारीख को। वही 4 ही 5 दिन में मतलब तबीयत खराब थी तो दवा लाते थे हम लोग। वही 4-5 दिन ही दवा लाए। दवा आप लोग किस चीज की लाए थे? मतलब क्या उनको क्या सिम्टम्स थे? दवा उनके भाई ऑक्सीजन मतलब कमी, तो बाद में बताया कि कमी आ रही है। हालत उनकी शनिवार को यहाँ ज्यादा माने खराब हुई थी, माने शनिचर को और शुक्र को, माने एतवार को और सोमवार के, माने 3-4 दिन वही हालत खराब रही है। भर्ती के लिए ही एम्बुलेंस फोन किया तो मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। एम्बुलेंस आई नहीं पाई? हाँ, आधे घंटे तक बताते रहे कि अभी आ रही अभी आ रही। अच्छा। तो वो कहीं गुड़म्बा ट्रांसफर कर। ये सरकार के दिए नंबर से फोन किया था आपने? जी। अच्छा, तो फोन उठा था? हाँ, फोन उठा, उसमें बात हुई तो कहा अभी भेज रहे हैं और जब तक भेजे भेजे तब तक एक्सपायर हो गए। ये हालत बद से बदतर हालत ग्रामीण इलाकों की उत्तर प्रदेश के। जिस तरह से इलाज का अभाव है, किसी घर में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और आदमी दम तोड़ देता है, तो कहीं पर मेडिकल किट नहीं पहुंचती है, इलाज के अभाव से मौत हो जाती है। ग्रामीण टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, उनको लगता है टाइफाइड संक्रमित है या फिर फीवर आ रहा है, जबकि लक्षण सारे ही कोविड वाले हैं। हालत भयावह है। इस तरह के कितने घर आखिर सूने होंगे ये हम नहीं जानते, पर जो ग्राउंड रियलिटी उत्तर प्रदेश से के गांव की है वो डराने वाली है और चिंताजनक। लोगों का दावा है कि सरकारी अधिकारी गांव में नहीं आते, टेस्ट होता नहीं है, आते भी हैं तो खाना पूर्ति ज्यादा होती है। वहीं सरकारी अफसरों का दावा है कि मेडिकल टीम का पूरा फोकस अब गांव की ओर है। हमारी तहसील बख्शी का तालाब में 7 दिन का एक मुहिम चालू किया गया है, जिसमें हर एक गांव, हर एक सीएससी में कोई ऐसा गांव सेलेक्ट किया गया है जहां पे सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है, सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं। इनकी जांच करवाई जाती है, गांव में सैनिटाइजेशन करवाया जाता है और साथ ही लक्षण युक्त जो भी है उसको तुरंत दवा देके और दवा दे दी जाती है और साथ में उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाती है। गांव में एक बड़ी समस्या यह भी है कि लोग जागरूकता की कमी और आइसोलेशन के नियम से डरे हुए हैं। नतीजा, अगर टेस्ट कराने की सहूलियत मिल भी जाए तो नहीं कराते। गांवों में शहरों जैसा हाल होने से हमें रोकना ही होगा। सरकारों को इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक तो गांवों में सुविधाओं की कमी है और दूसरी बात यह कि जागरूकता की भी काफी कमी। ऐसे कई लोग हमें गांव में मिल जाते हैं जो कोरोना को मामूली बुखार समझते हैं। वहां संक्रमण फैल जाए तो लोग छिपाते हैं। टेस्ट करने के लिए टीमें जाती हैं तो जांच से लोग यहां कतराते हैं। इस स्तर पर संक्रमण देखने में आया है हमारे सामने इस समय, तो डर तो है लोगों में, सभी में डर है, आप में, हम में, सब में है, लेकिन उसके वैज्ञानिक तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की जा रही है। और पिछले कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे होंगे लगातार जो संक्रमण की दर है और जो सभी प्रकार की समस्याएं उनमें कमी
अभियान गांव-गांव में चल रहा है। हमारी सर्वे की टीम प्रत्येक घर जा रही है, द्वार खटखटा रही है। अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो तो कृपया करके छुपाना नहीं, तत्काल बताना, ताकि दवाई का किट दिया जा सके, टेस्ट किया जा सके और तत्काल उपचार प्रारंभ किया जा सके। ना बताने में रोग घातक हो जाता है। पूरे प्रदेश के अंदर 97,000 राजस्व गांवों की दृष्टि से लेकर के राज्य सरकार ने लिया है और यह अभियान हमारी 60,000 से अधिक जो निगरानी समितियां बनाई हैं, जिसमें 8 से लेकर के 10 सदस्य निगरानी समिति में हैं और 12,000 नगरीय क्षेत्रों में ये निगरानी समितियां वर्तमान में कार्य कर रही हैं। इसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना के संक्रमण से बचाव के खबरदार में अब खबर वैक्सीन पर, और ये दो अच्छी खबरें हैं। पहली अच्छी खबर ये कि रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप आज आ चुकी है। वैक्सीन की कमी के बीच स्पुतनिक वैक्सीन के आने से कुछ राहत हमें जरूर मिलेगी। स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप आज हैदराबाद पहुंची, जिसमें वैक्सीन की 60,000 डोजेज हैं। इस वैक्सीन का सैंपल सेंट्रल ड्रग्स लैब को भेजा जाएगा, जहां से इन्हें फिर वैक्सीनेशन में इस्तेमाल करने की क्लियरेंस मिलेगी। स्पुतनिक की पहली खेप को वैक्सीनेशन में इस्तेमाल करने की क्लियरेंस पहले ही मिल चुकी है। स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को आ गई थी, जिसमें 1.5 लाख वैक्सीन डोजेस थी और जिनमें आने वाले हफ्ते में वैक्सीनेशन शुरू भी कर दिया जाएगा, हो जाएगा। स्पुतनिक वैक्सीन की डोज से जो भी बातें आ रही हैं, उन्हें क्लियरेंस के बाद अब प्राइवेट सेक्टर को भी उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हीं के जरिए इस वैक्सीन को वैक्सीनेशन अभियान में भी शामिल किया जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्पुतनिक वैक्सीन के स्टोरेज के लिए -18 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है और इतने टेम्परेचर में स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की पर्याप्त सुविधाएं अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। रूस से आयात स्पुतनिक की एक डोज की कीमत अभी करीब 995 रुपए तय की गई है, लेकिन भारत में उत्पादन होने के बाद ये दाम कम हो जाएंगे। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज कर रही है, जिसके बारे में अनुमान है कि सितंबर के बाद अगस्त से दिसंबर तक करीब 15 करोड़ 60 लाख डोजेज हमारे देश में तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा स्पुतनिक वी के उत्पादन के लिए 5 और कंपनियों के साथ भी समझौता हो चुका है, जिन्हें मिलाकर कम से कम 50 करोड़ डोज इस साल के अंत तक हमारे देश में तैयार हो जाएंगी। लेकिन इसके उत्पादन के लिए भी हमें जुलाई तक का इंतजार करना होगा। तब तक हमें स्पुतनिक वी की लिमिटेड डोजेस से ही काम चलाना होगा। हाँ, यह बात बिल्कुल अलग है कि अभी से राज्य सरकारें स्पुतनिक वी की डोज के लिए डॉक्टर रेड्डीज को चिट्ठी लिख रही हैं। दिल्ली सरकार ने स्पुतनिक की 67 लाख डोज मांगी है। पंजाब सरकार ने भी कहा है कि वो भी स्पुतनिक वैक्सीन को खरीदने की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। तो वैक्सीन पर दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत की कोवैक्सीन को कोरोना के सभी नए वेरिएंट पर कारगर पाया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल जर्नल क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेज में पब्लिश करके एक अध्ययन के अनुसार वैक्सीन को भारत और यूके में पाए गए वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के विरुद्ध भी काफी प्रभावी बताया गया। यह बहुत बड़ी बात है और यह बड़ी बात इसलिए भी है कि कई एक्सपर्ट्स भारत में नए कोरोना वेरिएंट्स के विरुद्ध वैक्सीन के पूरी तरह से प्रभावी होने पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। एक अच्छी खबर यह भी है कि कोरोना के इलाज में काम आने वाली 2DG दवा भी सोमवार यानी कि कल लॉन्च हो जाएगी। यह दवा डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज लैब ने मिलकर बनाई है। इस दवा पर दावा यह है कि 3 दिन में कोरोना के मरीज इससे स्वस्थ होने लगते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट की इससे कोई जरूरत नहीं पड़ती। फेफड़ों में इन्फेक्शन को रोकने में इससे मदद मिलती है। लेकिन जब हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है तो राजनीति भी चल रही है। वैक्सीन को लेकर राजनीति अलग ही लेवल पर चले गई। विदेशों में वैक्सीन भेजने के मुद्दे पर दिल्ली में पोस्टरबाजी शुरू हो गई, जिस पर पुलिस के एक्शन के बाद विपक्ष विशेषकर कांग्रेस ने एक नई मुहिम अब शुरू कर दी है।
प्रधानमंत्री को निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस इन तमाम पोस्टरों पर एक्शन ले रही है। दिल्ली में अब तक 25 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इतने ही लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार करने वालों में मजदूर तबके के लोग हैं। जब उन्हें दिल्ली पुलिस ने पोस्टर के साथ पकड़ा, उनसे पूछताछ की गई तो वो बहुत कुछ जानते नहीं थे। गिरफ्तार करने वालों में पोस्टर वाले, रिक्शा वाले, मजदूर तबके के लोग, प्रिंटर जो मशीन वाले लोग हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का भी हाथ हो सकता है, जिसकी जांच की जा रही है। जयराम रमेश की उन्होंने कहा कि वो चैलेंज करते हैं दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को और कहते हैं कि मैं अपने घर के बाहर इस तरह के पोस्टर लगा रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोधी गार्डन के आसपास ये जो घर है जयराम रमेश का, वहाँ पे एक इकलौता पोस्टर हमें नजर आ रहा है और वो भी कह रहा है मोदी जी जवाब दें, वैक्सीन आपकी तरह कहाँ गायब है। कह रहे हैं कि कोई अपराध नहीं होता है पोस्टर लगाना। और जो बड़ी बात ये आ रही है कि जो गरीब तबके से आए ये लोग हैं, जिन्हें पहले बुक किया गया, गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी बेल हुई, उस पर काफी आलोचना भी की जा रही है। पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर जनता सरकार से सवाल ना करे तो किससे करे। सब मनवाएंगे और टीका नहीं देंगे। ये सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मेरे हिस्से का टीका आपने विदेशों में बेच दिया, आपसे नहीं पूछूंगा मैं, तो किससे पूछूंगा? और आप अपने आप को सबसे ज्यादा एक्सपर्ट मानते हो हर चीज का। ऐसे ना परिवार चल सकते। हमारा देश कोरोना से मुकाबला करने में लगा है और इसी बीच एक और तबाही सामने आकर खड़ी हो गई। आशंका जताई जा रही है कि तूफान के दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रफ्तार इससे ज्यादा हो सकती है। उधर तूफान के टकराने से पहले ही गोवा में इसका असर भी देखने को मिलने लगा। तेज हवाओं और भारी बारिश